नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ कक्षा 6 विज्ञान विषय का चौथा लेसन जो है वस्तुओं के समूह बनाना। देखिए, वस्तुओं के समूह बनाने की आवश्यकता क्यों है। वस्तुओं का समूह बनाना इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ व्यवस्थित स्थान पे पड़ी रहे, उसको ढूंढना बेहद आसान हो। और इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दुकानदार अपनी दुकान के अंदर दाल का स्टॉक एक तरफ, अनाज का स्टॉक एक तरफ, टॉफ़ियों का स्टॉक एक तरफ, तेल का स्टॉक एक तरफ, तो बिस्किट का स्टॉक एक तरफ रखता है ताकि उसको ढूंढने में किसी प्रकार की समस्या न आए। तो चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए हम समूह बनाते हैं। देखिए, हम दिन भर में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, काम भी लेते हैं, लेकिन ये वस्तुएं किससे बनी हैं, ये चीज़ें अलग अलग हैं। कुछ वस्तुएं जैसे लकड़ी से बनी होती हैं, कुछ चीज़ें जैसे हम बात करें, ये चाकू है, तो चाकू है, उसके अंदर केवल लकड़ी नहीं है, धातु का एक पार्ट भी है, चाहे वो मिश्र धातु हो, तो वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। ये स्केल है, वो प्लास्टिक एक सिंगल से मिलकर बना है। ये रैकेट है, तो ये प्लास्टिक भी है और इसके अंदर लकड़ी भी है। कहने का मतलब है कुछ चीज़ें केवल एक ही पदार्थ से बनती हैं और कुछ चीज़ें एक से अधिक पदार्थों से बनती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम ग्लास को लें तो ग्लास धातु का भी बनता है, प्लास्टिक का भी बनता है, स्टील का भी बनता है, कांच का भी बनता है, अलग अलग प्रकार का बनता है। अब हम इसके बारे में अध्ययन करें, वस्तुओं के समूह के बारे में, तो हम पदार्थों के गुणों के आधार पर इनको देखेंगे। पदार्थों के गुण की बात करें कि कोई वस्तु बनाई जाती है तो वो किसकी बनाई जाए, ये उसके गुण पर निर्भर करता है। जैसे हम बात करें कि हम ग्लास बनाने के लिए प्लास्टिक, कांच, धातु, जैसे आप देख रहे हो, आपके सामने ग्लास है, उसमें पानी भी है, ठीक है, तो ये ग्लास बनाते हैं, लेकिन कभी हमने कागज़ का ग्लास नहीं बनाया। तो क्यों? हम जानते हैं हम पानी के बहाव को रोकने के लिए या पानी को ठहराने के लिए ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? धातु का हो, प्लास्टिक का हो, कांच का हो। लेकिन उस पानी को कागज़ का ग्लास नहीं रोक सकता, इसलिए ग्लास हम कागज़ के नहीं बनाते। इस प्रकार वस्तु को उसके गुण के आधार पर बनाया जाता है। तो वस्तुओं में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, गुणों के आधार पर हम वस्तुओं को पहचान सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात हम करें दिखावट की, तो वस्तुएं कुछ देखने के अंदर चमकदार होती हैं, तो कुछ वस्तुएं चमक रहित होती हैं। जैसे हम इस चम्मच को देखें, चाकू इस अग्रभाग को देखें, ये चीज़ें क्या है, ये चमकदार चीज़ों के अंदर है। इसी प्रकार यदि हम इन कीलों को देखें तो ये चमकीली चीज़ें हैं, लेकिन ये चमक रहित है, ठीक है, ये चमक रहित है। तो कुछ वस्तुएं चमकदार होती हैं और कुछ वस्तुएं चमक रहित होती हैं। जो वस्तुएं चमकदार होती है या जिनमें चमक होती है वो धातु कहलाती है, ठीक है, धातुओं में चमक पाई जाती है। लेकिन धातु की एक खास बात होती है कि कुछ धातुएं वायु, जल, नमी आदि से क्रिया करती हैं और क्रिया करके लोहा जैसे जंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार तांबे पर हरी हरी परत सी आ जाती है, चांदी भी धीरे धीरे मलिन हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह धातु है। तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ये सब क्या है? ये सब धातुएं। तो कुछ धातुएं जो वायु, जल, नमी से क्रिया कर लेती है वो जंग पकड़ लेती है।
ऐसी स्थिति में हो सकता है, ये जैसे धातु की जंग लगी रोड है, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इसकी चमक गायब हो गई हो, लेकिन हम इसको रेजमाल से रगड़ के साफ करते रहें या लोहार के पास ले जाकर इसको कटाएं तो बीच में से इसकी चमक हमें वापस दिखाई देती है। इस प्रकार कुछ चीज़ें चमकदार होती हैं, कुछ चमक रहित होती हैं। जो चमकदार होती हैं वो अधिकांशतः धातु होती है। अब हम वस्तु के दूसरे गुण की बात करते हैं, कठोरता। देखिए, कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं और कुछ वस्तुएं कोमल होती है, ठीक है। अब जैसे हम इस लकड़ी को लें, ये बेहद कठोर है, ठीक है। इसको हम न तो संपीड़ित कर सकते हैं, न खरोंच सकते हैं। जिस वस्तु को न खरोंचा जा सके, न संपीड़ित किया जा सके, वो कठोर है। लेकिन वहीं हम स्पंज की बात करें तो स्पंज को इस प्रकार खरोंच सकते हैं, लंबे समय तक करें तो खरोंचा जा सकता है, इसको दबाए तो संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कठोर और कोमल, ठीक है। तो इस प्रकार कठोर और कोमल वस्तुओं का एक अलग समूह हो सकता है। तीसरी बात करें विलय अविलय की बात। देखिए, वो पदार्थ जो जल के अंदर घुल जाता हो वो है विलेय पदार्थ। जो पदार्थ जल के अंदर नहीं घुलता वो कहलाता है अविलेय पदार्थ। तो हमारी किताब के अंदर में क्रियाकलाप दिया गया है कि कौन सी चीज़ें विलेय हैं और कौन सी अविलेय, ये देखने के लिए देखिए, हमारे पास ये जल का गिलास है, इसमें मैं डाल रहा हूँ चीनी, ठीक है, और यह है नमक। दूसरे जल के गिलास में मैं ये डाल रहा हूँ नमक, ठीक है। तीसरा जो गिलास है, इस पानी के अंदर मैं डाल रहा हूँ ये चौंक का बुरादा। ये मैंने कलरफुल चौक का बुरादा लिया ताकि साफ दिखाई दे, ये चौक का बुरादा। और चौथे गिलास के अंदर मैं डाल रहा हूं ये लकड़ी का बुरादा। नेक्स्ट पांचवें गिलास के अंदर मैं डाल रहा हूं ये थोड़ी सी मिट्टी। इस प्रकार हमने 5 गिलास लिए, पांचों गिलासों के अंदर अलग अलग चीज़ें हमने मिलाई हैं। सबसे पहले गिलास के अंदर हमने मिलाया है चीनी। जब चीनी को हम पानी के अंदर घोलते हैं तो ये तुरंत घुल जाती है या पूरी तरीके से विलय हो जाती है, अर्थात चीनी पानी के अंदर विलय है। हम नमक को घोलते हैं, नमक भी पानी के अंदर विलय हो जाता है, अर्थात नमक पानी के अंदर विलय है। लेकिन चौंक के बुरादे को हम देखें तो देखो किस प्रकार ये उतरा दिखाई देता है। तो चौंक का बुरादा है वो जल के अंदर अविलय है। इसी प्रकार लकड़ी का बुरादा बिल्कुल ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो लकड़ी का बुरादा में बिल्कुल उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। लकड़ी का बुरादा भी जल के अंदर अविलय है और ये रेत हमें साफ नीचे पड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब रेत, लकड़ी का बुरादा और चौक का बुरादा ये जल के अंदर अविलय पदार्थ हैं, जबकि चीनी और नमक ये जल में विलय है। तो हमने देखा कुछ पदार्थ जल के अंदर विलय और कुछ अविलय। अब हम बात करें जल के अंदर दूसरे द्रव्य की मिलने की, ठीक है। देखिए, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो जल के अंदर मिल जाते हैं, जबकि कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो जल के ऊपर एक परत बना लेते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये नींबू है, यदि हम इस नींबू को पानी के अंदर डालें तो ये इसके अंदर घुल जाएगा। इस प्रकार नींबू है वो पानी के अंदर घुल जाता है। तो नींबू रस जल में विलय है, लेकिन वहीं ये मेरे पास तेल है, इस तेल को अपन इस नमक वाले पानी के ऊपर डाल रहे हैं तो देखते हैं कि तेल है वो पानी के अंदर नहीं घुलता और तेल पानी के ऊपर एक परत के रूप में आ जाता है।
इस प्रकार कुछ द्रव्य पानी के अंदर घुल जाते हैं और कुछ द्रव्य जैसे तेल जैसे पदार्थ हैं वो पानी के ऊपर एक परत बना लेते हैं। अब बात करते हैं जल के अंदर गैस के घुलने की। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल के अंदर घुल जाती हैं, लेकिन सभी गैसें जल के अंदर नहीं घुलती। जिस प्रकार कुछ ही द्रव्य पानी में घुलते हैं, कुछ नहीं घुलते, उसी प्रकार सभी गैसें पानी के अंदर नहीं घुलती, लेकिन कुछ गैसें पानी के अंदर घुल जाती है। पानी के अंदर घुलने वाली मुख्य गैस की हम बात करें तो ऑक्सीजन पानी के अंदर आसानी से घुल जाती है, और यही ऑक्सीजन जल में रहने वाले जीवों के जीने का आधार है, क्योंकि जल में रहने वाले जीव हैं वो उस पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला गुण अपना है तैरना। देखिए, कुछ सामग्री ऐसी होती है जो पानी के अंदर तैरने लग जाती है और कुछ सामग्री ऐसी होती है जो पानी के अंदर डूब जाती है। अगर हम इस पानी के अंदर कागज़ की बात करें तो कागज़ पानी में डालें तो कागज़ पानी के अंदर तैरता रहेगा। इसका मतलब कागज़ है वो पानी के अंदर तैरता है। और इस कील की बात करें, कील इसमें डालें तो ये डूब जाएगी। इस प्रकार कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में तैरते रहते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल के अंदर डूब जाते हैं। देखो, ये इस प्रकार काम करता है कि जिन पदार्थों का घनत्व जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है वो डूब जाएंगे, कम होगा वो तैरते रहेंगे। घनत्व का मतलब है इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। यदि वो जल से ज़्यादा है तो वस्तु डूबेगी और वो जल से कम है तो वस्तु तैरेगी। नेक्स्ट अपना गुण है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार बिल्कुल साफ देखा जा सके वो पारदर्शी कहलाती है। जैसे हम बात करें इस कांच की पट्टी की, इस कांच की पट्टी के बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है, ये कांच की पट्टी पारदर्शी है। ठीक है, इसी प्रकार जिस वस्तु के आर पार दिखाई नहीं देता, जैसे इस गत्ते को देखें, इस गत्ते के आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये अपारदर्शी है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार बिल्कुल कांच की पट्टी की तरह साफ भी दिखाई नहीं देता, और ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी नहीं दिखते। लेकिन ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है। जैसे ये चिकना कागज़ है, इसके आर पार बहुत ही धुंधला दिखाई देगा। अगर इसमें टॉर्च डालें तो इसकी रोशनी हमें धुंधली दिखाई देती है। इसी प्रकार जो हमारे पास, यदि हम इस स्केल की बात करें, घिसा हुआ है, इस स्केल से भी साफ दिखाई नहीं देता। तो घिसा हुआ कांच, चुन्नी, चिकना कागज, ये पारभासी है। तो हमने क्या देखा कि पदार्थ पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी तीन तरह का है। जिसके आर पार बिल्कुल साफ देख सकें वो पारदर्शी है, जैसे कांच होगा, जल होगा, हवा होगी। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता वो पदार्थ कहलाएंगे अपारदर्शी, जैसे गत्ता है, पुस्तक है, ये हाथ है जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता, ये भी अपारदर्शी है। और जिनके पार हम धुंधला देख सकें वो वस्तुएं पारभासी कहलाती हैं। इस प्रकार अपना ये लेसन वस्तुओं का समूह बनाना पूरा होता है। आशा है हम इन आधार पर पहचान सकते हैं वस्तु किस श्रेणी में आएगी। धन्यवाद।